बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 4 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ और मुज़ाकराती कमेटी में नेचुरली जो लोग शामिल हैं, मेजर आमिर साहब हैं, उसमें रहीमुल्लाह यूसुफजई हैं, इरफान सिद्दीकी साहब इसको हेड कर रहे हैं, यानी कि वो फोकल पर्सन होंगे राब्ते के वास्ते, और इनके साथ साथ रुस्तम शाह महमद साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनी हैं। जो भी हो, अब सिचुएशन ये है कि मुज़ाकरात के वास्ते शराइत क्या होंगी, कहां होंगी, कितना टाइम फ्रेम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। दूसरी तरफ आपने प्रेसिडेंट ओबामा की तकरीर सुनी होगी जिसमें कि वो ड्रोन हमलों को महदूद करने की बात कर रहे हैं, अलकायदा के नए ठिकानों की बात कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कि पाकिस्तान के न्यूक्स के हवाले से अमेरिकन अपने कंसर्न शो कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अलकायदा का सबसे मजबूत ठिकाना इस वक्त पाकिस्तान में है। ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि एक तरफ सदर ओबामा, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, उसके बाद मुज़ाकरात का आगाज, और फिर अब जो है वो मुज़ाकराती टीम अब जो भी बात करेगी, जिन शराइत पे बात करेगी, उनको भी अभी देखना बाकी है। तालिबान ये कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, हम कुछ दिन इस पे मुशावरत करेंगे, फिर उसके बाद अपने लाएअमल से आगाह करेंगे और एक कमेटी वो भी तश्कील देंगे जो कि इस कमेटी के साथ बातचीत करेगी। तहरीके तालिबान पंजाब इस मामले में सबकत ले चुकी है और इस्मतुल्लाह माविया का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। वो ये कहते हैं कि हम इसको खुशाइंद करार देते हैं। मुल्ला फजलुल्लाह के मुआविन शाहिदुल्लाह शाहिद का स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम शरीयत का नफाज चाहते हैं, भले वो मुज़ाकरात के जरिए से हो या जंग के जरिए से। अगर ये शर्त है तालिबान की, तो ये मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या आइन के दायरा कार के अंदर, जैसे कि इमरान खान साहब ने भी मुतालबा किया है, आइन के दायरा कार के अंदर इनसे बात भी हो सकती है या नहीं हो सकती, जो कि आइन के कई आर्टिकल्स हैं जो कि कहते हैं कि जो रियासत को तस्लीम नहीं कर सकते उनके साथ बातचीत कैसे मुमकिन हो। इमरान खान साहब ने कुछ शराइत तो नहीं, मगर जो उन्होंने बात की है इस मुज़ाकरात के हवाले से, उनको हम शराइत कह सकते हैं। वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात आइन के अंदर रहते हुए किए जाएं, फरीकैन मुज़ाकरात शुरू होते ही जंग बंदी करें, वजीर आजम अमरीका से ड्रोन हमले बंद करने का मुतालबा करें, मुज़ाकरात खुले, शफाफ और पेशरफ्त जिसमें हो उसका पता चलना चाहिए, यानी ओपन होनी चाहिए ये सारी जो बातचीत होगी। इसके अलावा मुज़ाकरात के लिए वक्त और अरसे का तयन किया जाए ताकि नताइज का पता चले। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह की जो शराइत है वो दे रही है। अब देखना यह है कि किस तरह से इन मुज़ाकरात पे आगे बढ़ा जाएगा, मुमकिनात क्या हैं और टाइम फ्रेम है। फिर विड्रॉल है 2014 के अंदर, मार्च के अंदर ये विड्रॉल शुरू हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस का। पाकिस्तान बाउंड है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करे और इन इलाकों के अंदर ऑपरेशन करे, लग ऐसे रहा है। मुमकिनात पे हम बात करेंगे, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल हमें ज्वाइन करेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकराती टीम, एजेंडा, शराइत, जगह, टाइम फ्रेम, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिस पे बात होगी और मुज़ाकराती टीम ने इस मामले को आगे लेके बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, हमें ज्वाइन करें जनाब आमिर मतीन साहब, मारूफ तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफी हैं, द न्यूज में आप इनकी प्रेस गैलरी पढ़ते हैं, बहुत ही खूब लिखते हैं, बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ है जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं और एक मजबूत आवाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो कि इस कमेटी के अहम रुकन भी हैं और अफगानिस्तान के उमूर के माहिर भी हैं, दिफाई उमूर के भी माहिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब हमें ज्वाइन करने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब अवैस तौहीद साहब, एक सीनियर सहाफी, तज्जिया निगार, मुख्तलिफ इदारों में मीडिया के डायरेक्टर न्यूज के तौर पर अपना काम सर अंजाम देते रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपका भी। मैं शाह साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी कि अब जबकि कमेटी अनाउंस हो गई है, शराइत आएंगी मुख्तलिफ, जैसे कि शरीयत के निफाज की बात आज भी शाहिदुल्लाह शाहिद ने की है कि हम अगर शरीयत का निफाज जंग के साथ हो या मुज़ाकरात के साथ हो तो हम उसके लिए तैयार है। उनकी शराइत और आपकी शराइत क्या क्या हो सकती है? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि ऐसा न हो कि ये जो टीवी प्रोग्राम हो रहे हैं इस सब्जेक्ट पे ये मुज़ाकरात का जो स्पिरिट है जो होना चाहिए उसको उसके रास्ते में आए और मुज़ाकरात शुरू होने से पहले हम उसके स्पिरिट को वायलेट करें।
اس لیے بعض باتوں میں کچھ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ بعض ایسی باتیں ہیں جو کہ اگر آپ ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ایک دوسرے سے کھل کے بات ہوگی، لیکن ابھی سے اگر ہم میسج دینا شروع کریں کہ یہ بات مانی جائے گی، یہ نہیں مانی جائے گی، اور وہ بھی یہ بات کہیں تو کچھ فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی اور کچھ مشکلات شاید پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، نقصان بہت ہو چکا ہے، ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے، شریعت کا ان کا مطالبہ ہے لیکن شاید قبائلی عوام کا کبھی یہ مطالبہ نہیں رہا۔ وہ ایک تنظیم کی حیثیت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن ٹرائبل ایریا میں نمائندہ کے طور پہ نہیں، ٹرائبل ایریا میں انگریزوں کے زمانے میں اور انگریزوں سے بعد، اور ہم نے جو 30-35 سال وہاں نوکری کی ہے، وقت گزارا ہے، آج تک کبھی بھی ٹرائبل ایریا میں کسی جگہ بھی کسی نے، نہ غریب نے، نہ امیر نے، نہ ملک نے، نہ غیر ملک نے شریعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہاں مسائل کچھ اور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ایک وہ ہے، وہ مطالبہ کرتے رہیں، لیکن جو مسائل زیر بحث آئیں گے وہ قیدیوں کی رہائی کی بات ہوگی، جو فارن ملیٹنٹس ہیں ان کا ڈسپوزل کیسے ہو، جو لوگوں نے لاسز سسٹین کیے ہیں کیسے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، جو فوج کا مرحلہ وار انخلا کیسے ہو، جو سسٹمز کو پرویز مشرف نے ڈسمنٹل کر دیا تھا ٹرائبل ایریا میں، ان سسٹمز کو کیسے ریسسیٹیٹ کیا جائے، دوبارہ ان کو کیسے فعال کیا جائے، یہ باتیں جو ہیں یہ زیر غور آئیں گی۔ اور آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ان گروپس میں سے کسی کے؟ جیسے عصمت اللہ ماویہ نے خوشائند قرار دیا ہے مذاکرات کو پنجابی تحریک طالبان؟ نہیں، کل ہی تو بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 2-3 دن میں کچھ پریلیمنری روابط کو چلانا ہوگا، یہاں سے نہیں، میران شاہ وانا میں جا کے یہ کچھ کرنا ہوگا، یہاں سے بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں مشکل ہو جائے۔ کچھ ہوم ورک تو ہوا ہے، جیسے سینیٹر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جو وزیرستان کے ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے وہاں پہ۔ دیکھیے، حکومت کے یہ بتانا پڑے گا کہ عامر صاحب اتنے عرصے سے آپ پارلیمنٹ کور کر رہے ہیں، پالیٹکس کور کر رہے ہیں، آپ کو سنجیدہ کوشش یہ لگ رہی ہے؟ کیونکہ ایک پرسیپشن ہے کہ مارچ تک کا ٹائم شاید بائے کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا جس طرح کی ہماری آرم فورسز سوچیں گی یا جو سوچ رہی ہیں یا جو امریکہ کہہ رہا ہے یا ان کی جو ڈیمانڈ رہی ہے نارتھ وزیرستان میں، کتنا سچ ہے اس میں؟ اور پھر جو یہ شرائط ہیں ان کے مطابق عمل درآمد ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ میرا کوششیں تو سنجیدہ ہوتی ہیں کئی دفعہ، مگر مجھے جس طرح محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی سپرٹ خراب نہیں ہونی چاہیے، میڈیا پہ الزام لگا رہے تھے، مگر میرا خیال ہے سپرٹ خراب ہو گئی ہے۔ مجھے تو یہ بات چیت کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی لگتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، پرائم منسٹر کی سپیچ میں انہوں نے کوئی ریڈ لائنز نہیں دی تھی، کوئی ایسا اس کے اندر کنڈیشنز نہیں تھی، صرف ایک تھی، وہ یہ تھی کہ بات چیت اور تشدد کٹھے نہیں چل سکتے۔ اور جب وہ پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں آ رہے تھے تو کراچی میں 3 دھماکے ہو گئے تھے اور جس میں 3 رینجرز کے لوگ مارے گئے تھے، اور ان کی تقریر کے بعد جو ہے وہ طالبان اگر چاہتے تو اس پہ چپ رہ سکتے تھے یا ٹال سکتے تھے، مگر انہوں نے شام کو یہ کہا، اون کیا کہ جناب یہ ہم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تو وہ جو ریڈ لائن ایک پرائم منسٹر کی یہ آلریڈی اسپرٹ خراب ہو گئی جو ہے، اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی بات ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تیسری میں سمجھتا ہوں ختم ہو گئی۔ اگر کل کو پرسوں کو دوبارہ اس طرح کے تشدد کے واقعات ہو جاتے ہیں تو دیکھنا ہوگا یہ مزید کدھر چلے۔ دوسرا، اس میں اسی طرح ہی طالبان کی طرف سے جو بیان آیا ہے کہ جناب شریعہ کے بغیر، ویسے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں میرا خیال ایک شرعی نظام ہی ہے کہ یہ جو دستور ہوتا ہے ہر ملک کا، وہ اس نے اپنا معاشرہ دیکھ کے اسلام کی ایک تشریح کر کے اس کے مطابق یہ قوانین بنائے ہوتے ہیں۔ تمام اسلامک ملکوں میں انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے، تو ہمارا جو دستور ہے جو میکسیمم کنسنسس ہو سکتا ہے سب کا، وہ دستور کی صورت میں ہوتا ہے، تو ہمارا آلریڈی ایک شرعی نظام ہے، مگر وہ ایک جس طرح کی تشریح شریعہ کی کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ایک اس میں مجھے جو سکم نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی مجھے لگتا ہے اجلت میں بنائی گئی ہے اور اس کی مجھے دانش سمجھ نہیں آ رہی، آلریڈی اس کے اندر تھوڑی سی دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اس طرح
मौलाना रहीमुल्लाह यूसुफ सईद साहब हमारे बड़े दोस्त भी हैं, बड़े बाइज़त सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने कल बयान में ये कहा कि मैं समझता हूं कि राह हमवार करने के लिए तो मैं तैयार हूं, मगर मैं डायलॉग के उसमें हम कोई रोल नहीं अदा करना चाह रहा। जबकि फरहान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनाब हम हर चीज पे करेंगे, तो इन लोगों से सबसे जो कि नजर, इनको भी लेट पता चला, सबसे इतनी बड़ी लेट बात की गई। पहले तो 7 माह वो खामोश बैठे रहे, पर जब किया गया तो इतनी उजलत में किया गया है कि उसकी दानिश समझ नहीं आ रही है, मगर फिलहाल बुरी खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये अवैध साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि हम अगर शरायत पे बात करते हैं, और जाहिर है कि अभी तक तो एजम्पशंस पे बात होगी उन हकायक के पेश नजर जो कि पास्ट में रहे हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि जी आप शरीयत का निफाज हमें चाहिए। रुस्तम शाह साहब कह रहे हैं कि वो उनका कभी मुतालबा नहीं रहा, कबायली अवाम का कभी नहीं रहा, इनका हो सकता है। इसके साथ साथ अगर वो ये कहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, तो आइन तो ये कहता है कि मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, जंगजू लोगों के साथ तो बातचीत नहीं हो सकती है। तो फिर ये मामला सिर्फ ये टाइम बाय करने वाली बात होगी या आई वॉश है, क्या है ये? अस्मा देखें, जो ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये पहली दफा असम्बली के फ्लोर पे रियासत और हुकूमत की जानिब से तालिबान की हकीकत को तस्लीम किया गया है, और ख़ास तर उस वक्त में जब उसके सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद मुल्ला फजलुल्लाह को अमीर हैं। यही मुल्ला फजलुल्लाह है जिन्होंने खुरेजी का बाजार गर्म किया हुआ था, सवात की जन्नत जैसी वादी को इन्होंने दोजख में तब्दील कर दिया था, और उसके बाद ये फरार होकर अपरदीर के रास्ते होते हुए ये कुन्नड़ और नूरिस्तान के अंदर थे, और जनरल नियाजी की शहादत जो है उस पर भी इन्हीं पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने 12 अफगानिस्तान और कारज़ई हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि ये जो तालिबान वहाँ पर पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उनको शेल्टर दिया जा रहा है और वो यहाँ पर दरअंदाजी कर रहे हैं हमारे। तो ऐसे उसमें उनकी हकीकत को तस्लीम करना, और फिर दूसरी बात ये कि रियासत की जानिब से देखें, ये सियासी जमात तो है नहीं। बहुत सारे लोग और आर्गुमेंट करते हैं कि जी IRA के साथ बिल्कुल IRA के साथ बातचीत हुई थी, बहुत सारे लोग करते हैं कि टामिल्स के साथ बातचीत बिल्कुल टामिल्स के साथ हुई जाए, इसी तरह पेरू के अंदर हुई थी, लेकिन वो सियासी डिमांड से, ये नजरियाती डिमांड्स हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें बताएं 19 करोड़ को, अवाम को, और हमें बताएं कि रियासत क्या नजरियात पर कंप्रोमाइज करने के लिए या कंसीड करने के लिए तैयार है, जो इन्होंने ये मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है। और दूसरी बात ये कि ये मुज़ाकराती टीम जो है ये अमन का पैगाम लेके जा रहे हैं, दूसरी जानिब वही लोग एक हाथ में क्लाशनिकोव, मुंह के अंदर जो है ग्रेनेड की पिन, और दूसरे हाथ की जो हथेली है उसमें 65,000 लोगों का खून, जिसमें हज़ारा के लोग हैं, जिसमें फौजी हैं हमारे, जिसमें आम लोग हैं, सवात के हैं, पेशावर के हैं, कराची के हैं, और वो बरमला इसका उसकी जिम्मेदारी कबूल करते रहे हैं। जैसे आमिर ने भी कहा कि रेंजर्स की जो हमला हुआ उन्होंने उसी रोज शाम को उसकी जिम्मेदारी कबूल की। तो बात यह है कि क्या दियत का कानून उन पे होगा और उनसे वो पूछा जाएगा कि भाई बिल्कुल आम माफी का ऐलान कैसे? जी, आम माफी का ऐलान। और असमा दूसरी बात ये कि पहले उसका हिसाब तो दें। अगर वो इस्लाम की बात करते हैं तो दियत जो 65,000 लोगों के खून का हिसाब वो देंगे। और क्या दूसरी बात ये कि नजरियात पर रियासत हमारी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। मेरा नहीं ख्याल असमा के अच्छा, जी मेरा नहीं ख्याल कि सिविलियन हुकूमत और अस्करी जो हमारी लीडरशिप है, सिविलियन लीडरशिप, वो एक पेज पर हो। दे माइट बी ऑन वन पेज, बट इन माय ओपिनियन दे आर नॉट रीडिंग द सेम बुक। तो फिर तो असद साहब, फिर तो बिल्कुल अगर इस बात को देखा जाए, जैसे आमिर साहब ने कहा है या शाह साहब तो कह रहे हैं कि वो होपफुल हो सकते हैं इस मामले में, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में, इसका तो मतलब है कि फिर ये खानापुरी है, एक टाइम बाय हो रहा है। रिजल्ट सबको पहले से मालूम है कि क्या होगा। पता नहीं सबको मालूम है कि नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अपनी अपनी कयास आ रही है। मैं आप मुझसे सच्ची बात अगर पूछे ना, मेरे ख्याल में ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है ही नहीं। ये डिस्कशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव है उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं हो जाता। जब एक दफा फैसला हो जाए तो इस वक्त कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू ये होगी कि आप अब हम ये बोलें कि वो क्या अमल करना चाहिए हुकूमत को, पाकिस्तान के जो नुमाइंदा लोग जो वहां पे बैठेंगे मुज़ाकरात करने के लिए,
उनको किस पैराए के अंदर गुफ्तगू करनी चाहिए, वो मुज़ाकरात का अमल किस तरीके से करना चाहिए जिससे हमारी जो खदशात हैं या हम जो चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि अब ये प्राइम मिनिस्टर कमेटी अनाउंस कर चुके हैं, वहां पे डिस्कशन होने जा रही है। अब हम ये डिस्कशन करेंगे मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हर एक का अपना नहीं, अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन हमारी ज्यादातर जो मैं कह रहा हूँ कि खदशात ये करना कि ये फेल हो जाएंगे। नहीं, हम मुमकिनात पे बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या है। मैं वही कह रहा हूँ, और इसमें कोई जाहिर है आप में कोई इसमें कोई बंदिश नहीं है, अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि उससे शायद बेहतर गुफ्तगू ये हो कि आप हुकूमत को गाइड करें और आप हुकूमत को ये सिफारिशात दें कि किस तरीके से ये काम किया जाए। मैं एक चीज की मिसाल देता हूं, बहुत दफा ये सवाल उठाया जाता है और ये बहुत वैलिड सवाल है, इसमें बरहक सवाल है कि आप ये बताएं आप किस पैराए के अंदर करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें से जो ज्यादा जिस चीज की सवाल मैंने भी जब एपीसी की डिक्लेरेशन पढ़ी थी, मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम पे ये कहा था कि कैसे हो सकता है, या तो आप किसी भी पैराए का जिक्र ना करते, जब आप पैराए का जिक्र कर दिया, आपने कहा कबायली जो रसूम है उनको मलूज़ खातिर रखा जाएगा, तो पाकिस्तान के दस्तूर का जिक्र कैसे हो सकता है कि आप ना करें। वो वजीर आजम भी कह चुके हैं, अपोजिशन के लीडर्स भी कह चुके हैं, सबने वो क्लियर कर लिया है। लेकिन हम कोई भी मीडिया से हो, कोई सियासी पार्टीज हो, वो अपनी तरफ से अब ये रिकमेंडेशन दे सकती हैं। ये 6 चीजें हैं जिनको हमें रखना चाहिए। जो दूसरी चीज आप पहले जो अवैस जो बात कर रहे थे ना, जो उनकी जाहिर है जो हिस्ट्री बता रहे हैं और काफी वो जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई पर मबनी है, लेकिन उसमें एक जो चीज है ना वो मैं डिसएग्री करता हूं वैसे। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ नजरिए के ऊपर गुफ्तगू होने जा रही है मुज़ाकरात, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ नजरिए के ऊपर नहीं होने जा रही है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं जो इन्वॉल्व हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कशन है और इसलिए मेरी ये पहले जो बातचीत की तरीका अपनाया गया था और उसका लोगों का इस दफा एतराज आया कि नहीं जी वो तो आलिम दीन होने चाहिए थे, जिनको देवबंद के जिनको वो मानते हैं। मेरे ख्याल में वहां पे आप मसलक पे गुफ्तगू नहीं करने जा रहे, वहां पे आप गुफ्तगू सियासी नौयत की करने जा रहे हैं। बुनियादी मसला क्या है सदुमर साहब? बुनियादी मसला तो नजरियाती है ना। सॉरी आपके को मैं कदे कलामी हो रही है। अवैस मुझे इतनी विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, मेरे ख्याल में सिर्फ नजरियाती नहीं है, शायद उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जिनका बिल्कुल भी नजरियाती मसला ना हो। वो मैं नहीं अब कहना चाहता कि उनका क्या असद उमर साहब देखें, अगर ये नजरियाती नहीं होता तो 2004 का शकई एग्रीमेंट जिसमें कोर कमांडर सफदर और कमांडर नेक मोहम्मद जो है उनके जब मुज़ाकरात होते तो वो जो है रेदा नहीं हो जाते। उसके बाद 2006 फिर 2007 में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब ANP के लीडरान का कत्ल शुरू हुआ, उसके बाद मालाकंड डिवीजन के अंदर बातचीत हुई और सबने देखा, पूरी अवाम ने देखा लाइव, वो पश्तो के अंदर जब अपना खुतबा दे रहे थे तो उन्होंने कहा पार्लियामान हराम है। सूफी मोहम्मद ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं सियासतदानों को नहीं मानता। तो मुल्ला फजलुल्लाह भी तो उन्हीं के रैंक में से है। तो मुझे ये सब हिस्ट्री पता है यार, मैंने भी उस फजलुल्लाह के भी इंटरव्यू सुने हुए, मैं भी इस सारी हिस्ट्री को जानता हूं। लेकिन आप उसको कनेक्ट नहीं करना चाह रहे PTI की वजह से। मेरे ख्याल में आप सर इसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ताल्लुक है असद उमर साहब, ताल्लुक है नहीं, बट इस सर आप वैसे अगर आप मुझे अपनी तर्जमानी खुद करने दें, आप अपनी तर्जमानी में जाहिर है जो मर्जी बोलना चाहते हैं बोले, मुझे ना ये बताएं कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखेंगे तो मेरा हक है ना कि मैं उससे डिसएग्री करूं या एग्री करूं। आपका डिफरेंस ओपिनियन तो आपका हक है, मैं वही कह रहा हूं, आपका बिल्कुल हक है डिफरेंस ओपिनियन, बट आप मुझे कम से कम ये तो ना बताएं कि मैं कोई बात क्यों कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों नहीं कर रहे, उसका कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं, उसका सियाको सबाक बताना चाह रहा हूं। सर मैं उस सब सियाको सबाक से मैं भी, लेकिन आप उसको रख नहीं रहे ना सद उमर साहब। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश ये है सर, अगर आप ऐसा करें ना, आप अवैस को बात करें, हम अवैस से क्यों सुन लेते कि अवैस बताते हैं। नहीं सद उमर साहब ये बात तो नहीं है ना, आप बात कीजिए। नहीं, हम जरा हिस्ट्री को सामने रख के एहसास करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया, कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड टॉक्स हैं, पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको अगर ये बताएं, अगर मैं एक जुमला बोलूं कि वो मुझे भी पता है और वहां पे मुझे काट दिया जाए तो आप मेरा नुक्ता नजर सुनेंगे। अच्छा चलिए, वैसे अब सुन लेते हैं ना। मैं इस इशू के ऊपर जब भी मैं अस्मा के साथ आता हूँ, आज अस्मा अब नाराज भी हो गए, आज मुझसे नाराज भी हो गए, मुझे पता। अच्छा जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि स्टेटेड पोजीशन एक चीज होती है
जहां तक नजरिए की बात है कि वो शरिया चाहते हैं तो फिर तो कोई मसला है नहीं मेरे ख्याल में। मेरी इंटरप्रिटेशन ये होती है तो 2 दिन की भी एग्रीमेंट हो जाएगा, इसमें तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का दस्तूर तो ये कहता है कि कुरान और सुन्नत से जो मुताबिकत नहीं रखता वो कानून नहीं बन सकता। लेकिन सर ये आप कह रहे हैं ना, वो नहीं मानते, वो इस जमहूरियत को, वफाकी कानून को, पार्लिमानी निजाम को, इसको तस्लीम ही नहीं करते। फिर आप प्रोग्राम कर लेना। आप अगर मेरी बात, मुझे पता है वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं ना, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं, हम सुन रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो एक्चुअल डिमांड्स हैं, और मैं अभी भी वे कहता हूं, मुझे ये सब पता है, ये तमाम हिस्ट्री पता है। मेरे ख्याल में बहुत सारी दुनियावी उनकी डिमांड्स भी हैं, वो सिर्फ नजरिए के लिए जंग नहीं कर रहे। ये आपके ख्याल में आप उनको बहुत बड़ा दर्जा दे रहे हैं, आप और ओवैस तौहीद उनको एक बहुत बड़ा दर्जा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वो सिर्फ नजरियाती लोग हैं, वो नजरिए पे काम कर रहे हैं। मैं उनको इतना बड़ा दर्जा नहीं दे रहा हूं। मेरे ख्याल में उनकी जो असल उनकी जो डिमांड्स है उसमें कुछ नजरियाती पहलू भी जरूर होगा, उसके अंदर कुछ दुनियावी चीजें भी हैं। नहीं, बिल्कुल है उसमें। देखिए, अब ये एक पॉइंट है जिसपे आपने बात की और अब क्लियर हो गई ना बात। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि हम उनको बात करने देती तो हो जाती क्लियर। नहीं, हम अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस देखें, आपकी जमात ने उसको इस काबिल तो कर दिया कि आज पार्लियामेंट के अंदर उनका नाम लिए बगैर उनको एक पार्टी तस्लीम कर लिया गया। आप ये तो तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे ये भी? मेरी और ये सिर्फ पीटीआई की सपोर्ट के बाद ये सब कुछ हुआ है। बाय द वे, पीटीआई का मौकफ इसमें बिल्कुल दो टोक था, हमेशा से रहा है कि मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है अमन के लिए। वो तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने बगैर किसी एक्सेप्शन के सबने कबूल किया। कुछ जो है वो खुद भी पहले से कहते थे, पीएमएलएन अच्छा, बिल्कुल ये रेलिवेंट बात है सर, आपकी बात दुरुस्त है। आमिर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की उसमें एक दफा भी लफ्ज तालिबान इस्तेमाल नहीं किया। वो खैर उसमें सारी तकरीर के अंदर और भी बड़े इबाम थे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो एक कोई भी टाइम लाइन्स नहीं दी गई और रेड लाइन्स नहीं दी गई। टाइम लाइन से ये है कि ये आगे 7 माह हो गए इस गवर्नमेंट को। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू में ही ये देख के माजी की सबक सीखते हुए, और ये सारा बड़ा मज़ा केस लगता है कि स्वात में हम ये पूरा प्रोसेस कर चुके हैं। फिर काफी दफा ये कोशिशें अमन की हो चुकी हैं, ये तरीके कामयाब नहीं हुए। फाटा में 18 जगह पे फ्लैश पॉइंट्स हैं और 17 जगह थोड़ा सा रिलेटिवली जो सुकून है वो वहां पे पावर के जरिए ही आया है, बाकी जगह वैसे नहीं आया है। तो अभी बहरहाल वो दोबारा इसको 7 माह बाद भी वो उसी पे आ रहे हैं। वो कह रहे सिर्फ नजरिए की बात नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो रेड लाइंस होनी चाहिए थी और एक टाइम लाइन, टाइम बता दे। दूसरा रेड लाइंस जो हम बात कर रहे थे कि आइन के मुताबिक बात होगी, ये उसके तकाजे हैं कि अमन उससे पहले दरमियान में ये तशद्दुद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आसमा कि ये काउंटर टेररिज्म की एक लार्जर कॉम्प्रिहेंसिव एक हमें स्ट्रेटेजी की जरूरत है। ये सारी जो बहस जो प्राइम मिनिस्टर ने भी की है, जो गवर्नमेंट ने की और हम भी कर रहे हैं, वो सिर्फ एक आर्मी ऑपरेशन तक महदूद है। ये पूरा मुल्क जो है और पूरा हमारी सकाफत जो है इस वक्त वो पुरतशद्दुद हो चुकी है। तो एक लार्जर पैकेज चाहिए कि जनाब हमने अपने मुआशरे को कैसे संवारना है। वो जरासीम जब आ गए हैं, मदरसे कैसे संवार रहे हैं, हमने अपने स्कूल कैसे संवार रहे हैं, एक पूरी पॉलिसी लार्जर होनी चाहिए, पोलिटिकल पैकेज नजर नहीं आ रही, जो कि बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा जिस पे, और बिल्कुल उसकी एक दुम के ऊपर है, जबकि एक बड़ा हाथी जो है, एक अफरेत है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता। ये रुस्तम शाह साहब जी जितनी बातें आमिर ने की हैं 100% हर बात से एग्री करता हूं। रुस्तम शाह साहब, मैंने अभी बात आप कर रहे थे और आप कहते कि कबायली इलाकों ने कभी शरीयत के निफाज की बात नहीं की है। हम कल को गुफ्तगू करने जा रहे हैं और हम उनसे ये बात करते हैं कि जी आप शरीयत की बात मत कीजिए, आर्मी विड्रॉल की बात मत कीजिए, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को मानिए। वो आपकी बात तस्लीम नहीं करते। ये रियासत की शराय है। जो भी कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे, उसमें जो फंडामेंटल इशू है जिसने सब कुछ जन्म दिया है, ट्राइबल एरिया was peaceful, heaven peace, वहाँ ट्राइबल एरिया से ज्यादा हुकूमत का रेट किसी जगह भी नहीं था। जुराइम कम थे, रैप नहीं था, रॉबरीज नहीं थी, डेकोइटीज नहीं थी, और खासादार काम चलाते थे। और एक साल में हमने, जब मैं होम सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमने एक सर्वे किया, तो एक साल में पेशावर में एक पुलिस स्टेशन के एक साल के एक महीने के जो जुराइम थे वो खैबर एजेंसी के एक साल के जुराइम से ज्यादा थे। वहां पे इंस्टीट्यूशन थे, इदारे थे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल था। शरीयत अगर वहां थी तो इनएक्सेसिबल एरिया में थी, जिसको हम ट्राइबल टेरिटरी कहते हैं, टीटी।
जो एडमिनिस्ट्रेड एरिया है 20% 25%, जहाँ पे रोड्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, गैरेजन्स हैं, पावर स्टेशन हैं, वहाँ पे हुकूमत का कानून पहले भी चलता था, अंग्रेजों के जमाने में, आज भी चलता है। लेकिन बाकी एरियाज में वो अपना रिवाज चलाते थे या शरीयत चलाते थे, इसलिए शरीयत का मुतालबा नहीं हुआ। जब तक आप फंडामेंटल कॉज को नहीं समझेंगे, ये उस वक्त जब वो आपकी नजर में क्या वो है? ये है कि जब 2002 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इस जंग में धकेल दिया, जिससे हमें उस जंग को, वॉर एंड टेरर को हमने सपोर्ट करना था, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि वहां पे सारे ट्राइबल एरिया में फौज को उतारा जाए, निजाम को डिसमेंटल किया जाए, पॉलिटिकल एजेंट को खत्म किया जाए, मलकों को खत्म किया जाए, टेरिटोरियल रिस्पांसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है जिसके गिर्द सारा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन घूमता है, उसको भी डिसमेंटल किया जाए और वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट किया जाए फॉर सच पीपल टू इमर्ज। वरना जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में था तो सारा ट्राइबल एरिया से लोग ट्रांजिट करके मुजाहिदीन जाते थे और 10 साल ये जंग लड़ी गई, उसमें 10 लाख लोग हलाक हो गए, 15 लाख लोग जख्मी हो गए, मगर एक मिनट, 32 लाख लोग मुहाजिर हुए, और ये सारा कुछ ट्राइबल एरिया के उसमें हुआ। लेकिन ट्राइबल एरिया पे उसको कोई असर नहीं था, कोई वहां बैतुल्ला फजलुल्लाह नहीं था, कोई तालिबान नहीं थे, कोई इंसर्जेंसी नहीं थी। तो है ना, अब है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि जब सिस्टम को आपने खत्म किया, आपने वैक्यूम क्रिएट किया, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखें, जो लोगों को ये मालूम हो गया कि जो फौज आ रही है शायद अमरीकी अच्छा मिस्टर मैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे समझ नहीं दे। आप ये चाह रहे हैं कि वहां पे अब जो है यानी फौज मौजूद है, उनका इलाका है, उनका कंट्रोल है, वो खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए दोबारा वापस वही हुकूमत की प्रेजेंस है, फ्रंटियर कोर वहां पे आपका जो था वो लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट के जिम्मेवार वो थे, और वो भी फौजी अफसर उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके जितने अफसर होते हैं वो फौजी होते हैं, मलेशिया जिसको मलेशिया कहते हैं, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एजेंट के अपने खासादार थे या लेवी होती थी। ये दो फोर्सेस वहां पे 1947 से लेके 2002 तक ये फोर्सेस तो ये तो हो गई उनकी डिमांड पूरी कि मतलब ठीक है, हम अगर ऐसा है तो हम एफसी के ऊपर चले जाएं, हम उसके ऊपर चले जाएं, फौज को कैसे हटा सकते करेंगे इसको, जब उस वक्त फौज को कैसे हटा लें, ट्राइब्स के साथ आपकी एग्रीमेंट हो जाए और वहां अमन कायम हो जाए, तो आपको मरहलावार वहां से फौज को आपको निकालना होगा। अच्छा, अब ये देखिए ना, अब ये जो आप कह रहे हैं कि फौज वहां पे अगर मरहलावार निकाल दी जाए, वैसा आप शिकई मुआहदे की भी बात कर रहे थे, जो एक फिर नेक मोहम्मद वाला जो मुआहदा था 2004 वाला, उसकी तरफ थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे कि वो फिर कहां टूटा था और क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, क्योंकि वो फौज के बीच में और नेक मोहम्मद के बीच में तय पाया था। जी, चूंकि ये जो उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने, वो 2002 में जब यहाँ पे फॉरेन मिलिटेंट जो अलकायदा और अफगान तालिबान जब यहाँ पे शेल्टर लिया साउथ वजीरिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो लोकल मिलिटेंट्स थे, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता रुस्तम शाह मोहम्मद साहब से, कि यहाँ पर पहली जो सर जंग थी उसके अंदर जो कुछ था उसका असर नहीं पड़ा था कबायली इलाके में। मेरे ख्याल में वो बीज जो बोए थे, इसी रास्तों से वो 25,000 मुजाहिदीन गए थे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने, जिसे ये जिहाद का नाम देते रहे। जो असल मसला हुआ, क्योंकि वहां पे तो hordes of Al-Qaeda militants in Taliban, they took shelter, and I used to visit that area quite frequently. तो ये तो इनको भी पता था, ये उस वक्त काबुल के अंदर थे और सफीर थे, और जो मुशर्रफ ने धकेल दिया ये उनकी हुकूमत और रियासत की जानिब से खास तौर पर हसास मुल्क अफगानिस्तान में सफीर थे। तो मुझे नहीं पता इन्होंने पीछे बैक एंड पे कोई इस तरह की अपनी रिजर्वेशंस दी हैं या नहीं दी हैं, मुझे उससे इल्म नहीं है। तो बात ये कि जो भी मुआहिदा हुआ, जो कोर कमांडर सफदर साहब शिकई में नेक मोहम्मद से हुआ, वो भी टूटा, क्योंकि वो हमले उनके जारी रहे, वहां पे फौजी कैंप में भी रॉकेट बरसते रहे। मगर नेक मोहम्मद पे तो ड्रोन भी हो गया ना, फिर वो पहला विक्टिम था, वो पहला विक्टिम था 2004 में, तो वो विक्टिम बना। और उसके बाद 2008 में ये सारा, फिर हाफिज गुल बहादुर से हुए, फिर बहुत सारे साउथ वजीरिस्तान में, नॉर्थ वजीरिस्तान में। बात ये है अस्मा कि ये बात समझने की है कि हर फैसला मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, वो देर में किया गया। जो इन्हें फैसला 2002 में करना चाहिए तो था, हो गया। अब करना, अब देखिए, अब इनको करना, देखिए ना, करना ये चाहिए कि रुस्तम शाह मोहम्मद साहब बहुत मोहतबर आदमी हैं,
اور ہمارے لیے بہت باعزت آدمی ہیں، لیکن اب ان کا انتخاب ہوا، ان کے انٹرویو سنتا رہا جو ٹیلی ویژن سیٹس پہ، وہ طالبان کی جو سینٹیمنٹس ہیں ان کی ترجمانی زیادہ کر رہے ہیں، پاکستانی ریاست اور حکومت کی جانب سے ایک مذاکرات کار یا مذاکراتی ٹیم کے ممبر کی کم کر رہے ہیں۔ دوسرا، میجر عامر صاحب کی جو سلیکشن ہے اس پہ بہت سوالیہ نشان ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی رشتہ داری بھی وہاں پر ہو، مڈ نائٹ جیکل غیر جمہوری قوتوں کے عمل میں بھی رہے جب وہ انٹیلیجنس کے اندر ہے، آئی بی کے اندر، تو بات یہ ہے کہ یہ اب اسد عمر صاحب نے کہا کہ عام کھانے ہیں، نہیں عام کھانے ہیں، لیکن کن شرائط پہ کھانے ہیں، کن شرائط پہ کھانے ہیں، کن شرائط پہ کھانے ہیں، وہ طے ہونا چاہیے۔ جی جی میں کوئکلی یہ کہوں گا کہ میں ان سے رستم شاہ صاحب سے یہ اگری بالکل نہیں کرتا کہ جب کٹ آف ڈیٹ انہوں نے 2002 یا 2001 وغیرہ رکھی ہوئی ہے کہ ہسٹری وہاں سے یہ جو پرابلم ہے اس کو 30-35 سال میں ہم نے خراب کیا ہے، اور بائی ڈیزائن ضیاء-ال-حق کے زمانے سے ایک پوری سوچ کو اس معاشرے کی، اس ملک کی کو اس پہ لگایا گیا، وہ استباہ کیے نہیں، مگر وہ سارے آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے آپ صرف فوکس فاٹا پہ اور یہ صرف یہ ان جنگ پہ نہ کریں اور ملٹری پہ نہ ڈالیں، ہمیں پورا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ سارا سوشل پیکج، پولیٹیکل پیکج بنانا پڑے گا، جس سے ہر محلے، مسجد اور مدرسے سے لوگوں کی سوچ ٹھیک کرنی پڑے گی جہاں سے یہ ہو رہا ہے، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ آلریڈی 7 ماہ انہوں نے کر لیے خراب، یہ مزید اور شوق پورا کر لیں، میرا خیال ہے یہ آلریڈی بات چیت شروع ہونے سے پہلے یہ ختم ہو گیا، یہ اس کا بالکل الٹیمیٹلی ہم پہلے بھی ٹرائی کر چکے ہیں، ہمیں پتہ یہ کیسے حل ہوگا، یہ جلدی کر لیں، مگر اس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل پہلو بھی جڑا ہوا ہے کہ اگلے اس سال امریکی فورسز وہاں سے، افغانستان سے وہ کم ہو جائیں گی، تو بعد میں یہ طالبان کی ڈائنامکس وہاں بدل جائیں گی، اور ہمیں یہ فیصلہ اب کرنا ہے۔ آلریڈی 4 مہینے ہم نے ضائع کیے جبکہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ ملا تھا۔ اس کے اوپر فرنٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے کہ جیسے کل اوباما نے اسپیچ کی ہے تو از ویری پازیٹیو، از سیئنگ کہ ہم اس کو ختم کریں گے۔ ہمارے لیے میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے آسمان، کہ بعد میں جب یہ امریکی وہاں سے چلے جائیں گے تو وہاں کے طالبان اور ہمارے طالبان، یہ پھر ایک بڑی ایک نئی چیز ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تاکہ ہم اس بیرونی خطرے کو نبٹ سکیں۔ اگر اس سے پہلے ہم اس کو نہ نپٹائے، یہ 4 مہینے جو پچھلے ضائع کیے اس گورنمنٹ نے، خاص طور پہ جب ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا تھا، یہ بڑے کروشل تھے، مزید ٹائم ضائع نہ ہو۔ صاحب کیسے، اب ظاہر ہے کہ اب وڈرول کی بات ہے، ہم پہ پریشر تو ہوگا کہ ہم نے نارتھ وزیرستان کو صاف کرنا ہے، وہ پیسفل ایک وڈرول چاہ رہے ہیں، تو اس پریشر کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، مذاکرات بھی دیکھنے ہیں۔ امریکہ تو جنگ سے نکل گیا ہے آرام سے، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کو ظاہر ہے یہ تو پتہ ہی ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ حامد کارزائی کہہ رہے ہیں امریکہ سے کہ طالبان سے بات کرو ورنہ میں تمہیں بیسز نہیں دوں گا۔ ریالٹی آن دا گراؤنڈ جو ہے اس کو ڈیسیشن میکرز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آئیڈیولوجیکل پوزیشن جو ہے وہ میرے لیے لینی بہت آسان ہوتی ہے، پیور آئیڈیولوجیکل پوزیشن جس کی ڈائریکٹ کوئی ذمہ داری نہ بنتی ہو۔ جو ڈیسیشن میکر ہوتے ہیں ان کو ریالٹی آن دا گراؤنڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جو 2-3 جو اہم پہلو ہیں، دیکھیں آپ امن کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ہے کیا، جیسے عامر پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ کو سب سے پہلے، اور آپ نے، ہم نے جو بیان ایشو کیا تھا آج سے کوئی 8-10 دن پہلے، اس کے اندر بھی اس بات کو ایمفیسائز کیا تھا کہ آپ یہ نیشنل پرابلم کو فوج کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے کہ جا کے ان سے مارو، لڑو اور ختم، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پولیٹیکل اونرشپ جب تک نہیں لی جائے گی، اور اونرشپ صرف یہ نہیں تھی کہ اونرشپ آپ جو فوج جو وہاں پہ بھیج رہے ہیں اس کی، اس کے لیے جو پری کنڈیشنز فار سکسیس ہیں وہ ہوم ورک کدھر ہوا ہے۔ وہاں سے آئی ڈی پیز آئیں گے جس دن آپریشن شروع ہوگا، اگر آپ نے شروع کر دیا، اگر آپریشن کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ہوم ورک ہوا ہے، کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کسی نے ایک دن بھی بات کی ہے؟ اونرشپ نہیں ہے۔ جو پولیٹیکل ایکشنز ہونے چاہیے، جو اس کے بعد کازز ہیں اس ایریاز کے اندر، اب تو بن گئی، آپ کی پارٹی ساتھ کھڑی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، یہ کام ہے جس میں چاہے وہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہو یا وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، ان چیزوں کے اوپر اس وقت زور دینے کی ضرورت ہے۔ جو بیسک پیرائے ہیں جس کے اوپر کرنا بہت ضروری ہے، تمام جس پہ فوکس اس وقت میڈیا کا ہے، وہ ود ڈیو ریسپیکٹ
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، جو میرے خیال میں رسک ہے ہی نہیں. ساری ڈسکشن گھوم رہی ہے اس رسک کے گئے کہ پتہ نہیں رستم شاہ مومن صاحب وہاں پہ جائیں گے اور وہ بولیں گے کہ کل سے عورتوں کو گھر کے اندر بند کر دو اور ہاتھ کاٹ دو. یہ ایسے سب ہوپس ہیں اور ہم ہوپ فل ہیں، ہمیں پر امید رہنا چاہیے. رستم صاحب آپ کو کتنی ہوپس ہیں آپ کو کہ یہ ٹاکس کامیاب؟ میں ذرا پہلے ایک بات کی وضاحت کروں جو اویس صاحب نے کہی کہ مومن صاحب جو ہیں وہ شاید طالبان کی کل سے جو میں بات چیت کروں زیادہ ان کی جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں. کل سے میں کوئی 50 چینل پہ بول رہا ہوں اور میں نے ایک بات کی ہے کہ نہ کوئی ٹیریٹری سیٹ کی جائے گی، نہ کسی کا حق تسلیم کیا جائے گا کنٹرول، اور نہ کسی کا سسٹم ایکسپٹ کیا جائے گا. اب اس سے بڑھ کے میں کتنا ڈاگمیٹک اور امپیٹک ہوں، اس سے بڑھ کے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یا تو میں یہ کہوں کہ ہمیں وہاں پہ ہوائی جہاز بھی استعمال کرنے ہیں، ہمیں وہاں فورس بھی استعمال کرنا ہے، پھر مجھے ایز اے نیگوسیٹر استعفیٰ دینا چاہیے اور مجھے آرام سے بیٹھنا چاہیے. تو وزیر داخلہ 12,000 کہتے ہیں، کوئی 65,000 کہتا ہے، کوئی 40,000 کہتا ہے. ہر ایک آدمی قیمتی ہے، ہر ایک جان قیمتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، پاکستان کا شہری ہے، یا اس طرف ہو یا اس طرف ہو. اس طرف بھی نقصان ہوا ہے، اس طرف بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اگر اس میں باک ڈاؤن ہو، اس میں الجھے رہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہی راستہ ہے کہ آپریشن کرتے رہیں. سوات نے بھی آپریشن کیا. ساری انسانی تاریخ میں 30 دن کے اندر 30 لاکھ لوگ کسی جگہ بھی ڈسپلیس نہیں ہوئی. صحیح. اور ہم کہتے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے آپ نے مشرق پاکستان میں بھی آپریشن کیا، آپ نے مالاکان میں بھی کیا، آپ یہاں بھی کریں، لوگوں کو ڈسپلیس کریں. جو لوگ آپ کو مطلوب ہیں وہ آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے. آپ کو آخری بات، آپ ہوپ فل ہیں کہ چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی. کوشش نہ کرنے سے کوشش کرنا بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہوپ فل رہنا چاہیے. ایک عمل شروع ہوا ہے، اس کے منطقی انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اور پھر جو بات ہوئی ہے کہ صرف یہی نہیں، گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں، اچھے یا برے، اس کے لیے تیار ہونا ہے. اور ایک پولیٹیکل اور ایک قومی اتفاق رائے، کنسنسس، وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے لگتا ہے کہ کوئی ہوم ورک نہیں ہے. عوام اس فیصلے کے منتظر رہیں گے جو کہ ان کے ایوان اقتدار کے اندر ہو رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ امن چاہیے، کیونکہ اسی کے لیے لوگوں نے ووٹ کیا ہے، اسی کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور یہی ہے فیصلہ عوام کا.